हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग। केंद्र में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, जबकि हर राज्यों में अपना अपना मानवाधिकार आयोग होता है जो उसके राज्य के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान का मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था के रूप में ये आयोग कार्य करता है। चलिए आइए आयोग की संरचना और संगठनात्मक ढांचे के बारे में पढ़ते हैं। संगठनात्मक संरचना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग एक त्रिस्तरीय संरचना पर आधारित है, जिसमें एक अध्यक्ष, सदस्य और सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष जो कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दो सदस्य जो कि न्यायिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि से संबंधित हों। सचिवालय और सहायक स्टाफ भी इसमें शामिल होते हैं। कार्यालय संरचना। आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और राज्य भर में इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए हुए हैं। मुख्यालय इसका जयपुर में है। क्षेत्रीय इकाइयाँ विभिन्न जिलों में हैं। विशेषज्ञ समितियाँ और परामर्शदाता भी इस आयोग के लिए होते हैं। अब आइए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन समिति का गठन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। दूसरा, योग्यता मानदंड। अध्यक्ष के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सदस्यों के लिए न्यायिक या मानवाधिकार में विशेषज्ञता आवश्यक है। तीसरा, नियुक्ति और कार्यकाल। राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति की जाती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो माना जाता है। अब आइए आयोग की कुछ मुख्य शक्तियां और अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पहला है जांच की शक्ति। मानवाधिकार उल्लंघन की किसी भी घटना की स्वतः संज्ञान या शिकायत के आधार पर जांच करने की व्यापक शक्ति मानवाधिकार आयोग के पास होती है। दूसरा है न्यायिक शक्तियाँ। सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इनको प्राप्त होती है, जैसे गवाहों को समन जारी करना, दस्तावेज मंगाना और शपथ पर बयान लेना। तीसरा है सिफारिश की शक्ति। सरकार को मुआवजा देने, कार्रवाई करने, कानूनों में संशोधन की बाध्यकारी सिफारिशें करने का भी अधिकार आयोग को के प्राप्त है। जेल निरीक्षण। राज्य की किसी भी जेल या हिरासत केंद्र का निरीक्षण करने और कैदियों की स्थिति जांचने की शक्ति भी आयोग के पास होती है। अब आइए शिकायत निवारण तंत्र की प्रक्रिया और तंत्र के बारे में समझते हैं। शिकायत दर्ज करना। पीड़ित या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध होती है। प्रारंभिक जांच। आयोग द्वारा शिकायत की स्वीकार्यता और तथ्यों का प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है। सुनवाई और निर्णय। दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। महत्वपूर्ण। शिकायत घटना के 1 वर्ष के भीतर ही दर्ज होनी चाहिए, हालांकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच और सुनवाई की प्रक्रिया। जांच के चरण क्या क्या हैं? तथ्य संकलन। प्रारंभिक साक्ष्य और दस्तावेज एकत्र किए जाते हैं। साक्षात्कार। पीड़ित, गवाह और संबंधित अधिकारियों से बयान लिए जाते हैं। स्थल निरीक्षण। आवश्यकता के अनुसार घटना स्थल का दौरा और निरीक्षण किया जाता है। रिपोर्ट तैयारी। विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है। सुनवाई के सिद्धांत क्या क्या हैं? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है आयोग। दोनों पक्षों को सुनवाई का समान अवसर देता है आयोग। गोपनीयता और संवेदनशीलता बनाए रखता है आयोग और निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया भी अपनाता है आयोग। सिफारिशें और उनका क्रियान्वयन। पहला है तत्काल राहत। पीड़ित को मुआवजा और चिकित्सा सहायता की तुरंत सिफारिश करना। राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। दूसरा है अनुशासनात्मक कार्रवाई। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना। निलंबन या बर्खास्तगी तक की कोई कार्रवाई संभव करवाना। कानूनी सुधार। मानवाधिकार संरक्षण हेतु नीतियों और कानूनों में संशोधन के सुझाव देना। दीर्घकालिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना। आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार को 1 माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। यदि सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाती है तो विस्तृत कारण देने आवश्यक है।
अब आइए राज्य सरकार के साथ सहयोग और समन्वय आयोग कैसे स्थापित करता है ये जानते हैं। नियमित संवाद, विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समय समय पर बैठकें और परामर्श आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है अनुवर्ती कार्रवाई, सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी और नियमित अनुवर्ती समीक्षा की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसमें आयोग की गतिविधियों का विवरण होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मानवाधिकार संवेदनशीलता प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। अब आइए नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में योगदान। 12,000 से ज़्यादा शिकायतें अब तक निपटा चुका है आयोग। प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें निपटाने का रिकॉर्ड रखता है। 85% संतोषप्रद समाधान, यानी कि अब तक जो भी मामले मानवाधिकार आयोग में उठे हैं उनमें से लगभग 85% मामलों में शिकायतकर्ता को संतोष मिला है। 200+ जागरूकता कार्यक्रम, नागरिकों को अधिकारों के प्रति जागरूक करवाना। प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है? हिरासत में मृत्यु के मामलों में कमी, पुलिस सुधारों को बढ़ावा, महिला और बाल अधिकारों की सुरक्षा, दलित और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा, कानूनी सहायता और परामर्श। आइए भविष्य की दिशा में चुनौतियां क्या हो सकती हैं। वर्तमान चुनौतियां: सीमित संसाधन और बजट की कमी, लंबित मामलों का बढ़ता बोझ, सिफारिशों के क्रियान्वयन में विलंब, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुंच, जागरूकता की कमी। आयोग भविष्य की क्या योजनाएं बना रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करना, जिला स्तर पर सेल स्थापित करना, तेज ट्रैक निवारण तंत्र विकसित करना, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाना। मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सभ्य समाज का नैतिक दायित्व है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। धन्यवाद।